नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा पार्ट। पिछले पार्ट में हमने 30 प्रश्नों को भलीभांति कर लिया था। आज हम 31वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज 31वां प्रश्न दिया गया है कि चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। तो चीन का जो भारत पर आक्रमण हुआ था वह 1962 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड, कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं कि चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को, कब 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। इससे 1962 के भारत चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, या भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने, किसने, चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और मैकमोहन रेखा पार भारत पर हमला किया था। चीन की सेना ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। चीन के भारत का जो 1962 में युद्ध हुआ था, इसी के में चीन की सेना ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। चीन ने 3 सूत्रीय सीज फायर फार्मूला सुझाया था। चीन ने 3 सूत्रीय सीज फायर फार्मूला सुझाया था, जिसे भारत ने मान लिया था। अर्थात जो समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था वह 3 सूत्रीय सीज फायर फार्मूला के आधार पर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत और पाक युद्ध कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1961 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में हुआ था। तो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वह 1965 ईस्वी में हुआ, सॉरी, भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था वह 1965 ईस्वी में होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। चलिए इसका भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि यह युद्ध अप्रैल में सितंबर 1965 के बीच हुआ था। कब हुआ था? यह अप्रैल से सितंबर 1965 के बीच हुआ था। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे कश्मीर के दूसरा युद्ध, भारत पाक का जो 1965 का युद्ध हुआ था, इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए थे। अर्थात यहाँ पर जनहानि बहुत हुई थी, हजारों लोग इसमें मारे गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1964 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1966 ईस्वी में हुआ था। तो जो ताशकंद समझौता हुआ था यह हुआ था 1966 ईस्वी में। 1965 का जो भारत और पाक का युद्ध हुआ था, इसी के समझौते के लिए ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। चलिए इसका भी कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसका की पॉइंट दिया गया कि ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 का 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, अर्थात उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी अगले ही दिन मृत्यु हो गई थी। अर्थात ताशकंद समझौता जब हुआ था उसके अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था। अर्थात जो ताशकंद समझौता हुआ था वह 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था। अगस्त सितंबर 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच 17 दिवसीय युद्धों को समाप्त कर दिया गया था। अर्थात जो अगस्त से सितंबर 1965 के में पाकिस्तान और भारत के बीच जो 17 दिन तक चलने वाला जो युद्ध था उसको ताशकंद समझौते के तहत ही समाप्त कर दिया गया था। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1564 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1566 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1563 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1565 ईस्वी में हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यह हुआ था कब? यह 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं इसका कि तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के गठबंधन के बीच 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। कब हुआ था? ये 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। किसके बीच? ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत जो थे उनके बीच, दक्कन के सल्तनतों के गठबंधन के बीच 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अर्थात विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी हार हुई थी। और इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो राक्षस थंगड़ी का युद्ध है इसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है।
या तालिकोटा युद्ध आप कह सकते हैं, या आप राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी कह सकते हैं। पेपर में दोनों भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध अर्थात अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध कब हुआ था। आंग्ल का मतलब आप समझेंगे अंग्रेजों से। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 1775 1779 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1776 1769 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1773 1779 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन डी 1776 से 1779 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था वह 1776 ईस्वी से लेकर 1779 ईस्वी तक हुआ था। चलिए इससे कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, किसके बीच, मैसूर सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1767 से 1769 सॉरी 1767 के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी निजाम और मराठों के बीच मिलकर हैदर अली के खिलाफ लड़ी गई थी। अर्थात जो ये युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज निजाम और मराठों ने मिलकर हैदर अली के बीच लड़ाई लड़ी थी। अर्थात यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेज निजाम और मराठों की संयुक्त सेना के द्वारा लड़े गए थे। इस युद्ध का अंत मद्रास की संधि के साथ हुआ था। इस संधि पर हैदर अली और अंग्रेजों ने हस्ताक्षर किए थे। अर्थात जो ये संधि हुई थी यह मद्रास की संधि के द्वारा ही इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, जिसके तहत हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह हस्ताक्षरित किए गए थे, मतलब ये समझौता हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये युद्ध हुआ था ये 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया गया है, इसको आपको ध्यान देकर चलना है कि 1767 से 1769 ईस्वी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1780 से 1782 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1769 1780 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1782 से 1784 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन डी 1780 से 1784 ईस्वी में। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1780 से 1784 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसका की पॉइंट दिया गया है कि 1780 से 1784 के बीच चला था। जो द्वितीय मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1780 से 1784 के मध्य चला था। इस युद्ध में हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ गठबंधन किया था। अर्थात इस युद्ध में हैदर अली, निजाम और मराठों के बीच गठबंधन हुआ था। और यह युद्ध में हैदर अली के पराजय और मृत्यु के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी की थी। अर्थात जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन ए 1791 से 1792 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1790 1792 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1792 से 1794 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन डी 1780 से 1782 ईस्वी में। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट दिया गया है कि यह युद्ध 1790 से 1792 के बीच चला था। अर्थात जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1790 से 1792 के ईस्वी बीच चला था। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वह टीपू सुल्तान और श्रावणकोर राज्य के बीच विवाद था। अर्थात टीपू सुल्तान और श्रावणकोर के राज्य के बीच जो विवाद था, इसी के कारण तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान कोचिन राज्य को अपना अधीनस्थ राज्य मानता था। अर्थात जो कोचिन राज्य था उसको टीपू सुल्तान अपना ही राज्य मानता था, मतलब अपने राज्य से जुड़ा हुआ, अपने के अधीन, मतलब उसके राज्य के अधीन जो राज्य था कोचीन, उसको वो अपना राज्य मानता था। लेकिन श्रावणकोर के जो राजा थे कोचीन के साथ सीमा पर किलाबंदी की विस्तार कर दिया था। और श्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने कोचीन के साथ सीमा पर किलेबंदी का विस्तार कर दिया था। अर्थात जो कोचीन राज्य था उसको भी किलेबंदी के अंदर उसकी भी किलाबंदी करवा दी थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी। जो ये तृतीय महायुद्ध था अर्थात आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसके के तहत श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी। अर्थात श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके तहत हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी। इस संधि के मुताबिक टीपू के क्षेत्रों में से आधे को छीन लिया गया और मराठों, अंग्रेजों और निजाम के बीच बांट दिया गया। इस अर्थात जो टीपू का राज्य था उसके आधे से ज़्यादा भाग को टीपू से छीन लिया गया और उसे मराठों, अंग्रेजों और निजामों के बीच बांट दिया गया था।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1797 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1798 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 में मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अर्थात ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह आखिरी युद्ध था। यह चारों एंग्लो मैसूर युद्धों में आखिरी युद्ध था। अर्थात ये आखिरी युद्ध था मैसूर साम्राज्य के पतन का। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। अर्थात ये टीपू सुल्तान का आखिरी युद्ध था, जिससे टीपू सुल्तान का जो राज्य था, राजवंश था, वो समाप्त हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन ए 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर 1919 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 23 अक्टूबर 1919 ईस्वी में। तो जो पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था वह 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया था। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ऑटोमन सुल्तान को इस्लाम के खलीफा के इस्लाम के खलीफा के रूप में सत्ता में बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना, जो एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसके ये कारण हैं। चलिए दूसरा कारण देख लेते हैं कि खलीफा की स्थिति कमजोर होने पर, किसी खलीफा की स्थिति कमजोर होने से मुसलमानों की स्थिति पर असर पड़ने का डर के कारण। तीसरा कारण क्या था? तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना। तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना। चलिए चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण क्या दिया गया कि तुर्की की शिकायतों को दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। अर्थात जो तुर्की की शिकायतें थी उसको दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, यह महत्वपूर्ण कारण था खिलाफत आंदोलन के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1849 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1966 ईस्वी में हुआ था। तो चिलियान वाला जो युद्ध हुआ था वह 1849 ईस्वी में हुआ था। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच यह युद्ध हुआ था, इसमें सिखों की हार हुई थी। अर्थात पूछा जाए कि चिलियान वाला का युद्ध किसके इसके मध्य हुआ था, तो यह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। किसके इसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। तो किसकी हार हुई थी? तो इसमें सिखों की हार हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1563 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1566 ईस्वी में हुआ था। तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था यह हुआ था 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और किसके इसके बीच हुआ था? यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। अब कारगिल युद्ध के बारे में पूछा गया कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1998 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1995 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 2000 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कारगिल का युद्ध हुआ था वह 1999 ईस्वी में हुआ था। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया कि कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 में, कब? मई जुलाई 1999 में पाकिस्तान और भारत के बीच, किसके बीच? पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष। कारगिल विवादित कश्मीर क्षेत्र का एक क्षेत्र है। अर्थात कश्मीर के एक विवादित क्षेत्र कारगिल के लिए ये कारगिल युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच मई जुलाई 1999 में इसमें हुआ था। विवादित कश्मीर क्षेत्र का एक क्षेत्र है जो नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। अर्थात जो भारत और पाक की नियंत्रण रेखा है उसके बीच एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम कारगिल क्षेत्र है। इसी के लिए कारगिल विवाद या कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। कश्मीर के पाकिस्तान और भारत प्रशासित भागों को सीमांकित करता है। अर्थात जो कारगिल क्षेत्र है वह कश्मीर के पाकिस्तान और भारत प्रशासित भागों को सीमांकित करता है। अर्थात जो कारगिल है भारत और पाक की सीमा पर स्थित एक विवादित क्षेत्र था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में हुआ था,
ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में हुआ था। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 का, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1933 ईस्वी में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वह 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ देखते हैं इसकी तरफ भी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1931 का, 7 नवंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। अच्छा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो भी लंदन में ही 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर? लंदन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1933 ईस्वी में हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था यह हुआ था 1932 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट इसका भी देख लेते हैं कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था यह कहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति हुई थी वह कब हुई थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। तो चीनी क्रांति हुई थी या कब हुई थी? या 1911 ईस्वी में हुई थी। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ नजर करते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया कि अक्टूबर 1911 में, कब? अक्टूबर 1911 ईस्वी में दक्षिण चीन में क्रांतिकारियों के एक समूह ने किंग राजवंश के विरुद्ध, किसके? किंग राजवंश के विरुद्ध सफल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अर्थात चीन में जो किंग राजवंश था उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था चीन के क्रांतिकारियों ने, तथा उसके स्थान पर चीन गणराज्य की स्थापना की थी। अर्थात जो चीन का शाही राजवंश था उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था तथा चीन गणराज्य की स्थापना की और शाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1784 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ नजर करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन, कैसी? राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो कि 1789 से 1799 तक चली थी। अर्थात 1789 से 1799 ईस्वी तक ये क्रांति चली थी। 1789 में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में। तो जो रूसी क्रांति थी, कौन सी क्रांति? जो रूसी क्रांति थी यह कब हुई थी? यह 1918 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ नजर करते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि रूसी क्रांति 1905 से 1917 तक, कब से कब तक? 1905 से 1917 तक किसानों, मजदूरों और बोल्शेविकों द्वारा जारशाही रोमन वंश के असफल शासन के खिलाफ चलाए गए विद्रोह की एक श्रृंखला थी। अर्थात किसके? किसानों, मजदूरों और बोल्शेविकों द्वारा किसके तहत? जारशाही रोमन वंश, जो जारशाही वहाँ की शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ, असफल शासन के खिलाफ चलाए गए विद्रोह की एक श्रृंखला थी। असफल शासन के खिलाफ चलाई गई एक विद्रोह की श्रृंखला थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1910 ईस्वी में। तो जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन था वह हुआ था 1907 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं इसका कि 1907 ईस्वी में, कब? सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। कब? कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई थी। अर्थात जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह गर्म दल और नरम दल नामक दो दलों में
हुआ था। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं, अर्थात जो कांग्रेस का विभाजन था इसको सूरत का विभाजन भी कहते हैं, जिसमें कांग्रेस दो दलों में, गर्म दल और नरम दल में बट गई थी। 1907 अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी, और जो यह सूरत का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी बोस जी ने। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सॉरी, मिसप्रिंट हो गया, जब लिख गया है तो यहाँ पर कब हुई थी पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में हुई थी, या फिर ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में हुई थी। तो जो होम रूल आंदोलन था, कौन सा होम रूल आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ, इसकी तरफ भी नजर कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। इसका की पॉइंट, होम रूल आंदोलन भारत में स्वशासन की मांग के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। अर्थात जो होम रूल आंदोलन हुआ था वह किस लिए हुआ था? भारत में स्वशासन की मांग के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1916 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसंट ने किया था। किसने किसने किया था? ये होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंट ने किया था। इस आंदोलन का मकसद भारत को ब्रिटिश राज में डोमिनियन का दर्जा दिलाना था। अर्थात जो भारत को ब्रिटिश राज में डोमिनियन का दर्जा दिलाने के लिए ही यह आंदोलन हुआ था। कौन सा? होम रूल आंदोलन। किसने किसने चलाया था? यह एनी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंट के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1916 ईस्वी में चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट, अर्थात इसे लखनऊ समझौता भी कह सकते हैं, इसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं। यह कब हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी मार्च 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी जनवरी 1916 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी जून 1916 ईस्वी में। तो जो लखनऊ पैक्ट था यह हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ नजर करते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि लखनऊ समझौता, कौन सा? लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता था। अर्थात जो ये समझौता था लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी कहते हैं, यह दिसंबर 1916 ईस्वी में मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली कौन सी? भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता था। इसे कांग्रेस ने 29 दिसंबर को अपने लखनऊ अधिवेशन में और लीग ने 31 दिसंबर 1916 को अपनाया था। अर्थात जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था 29 दिसंबर को अपने लखनऊ अधिवेशन में, और लीग ने, मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर 1916 को अपनाया था। इस समझौते के माध्यम से दोनों दलों ने प्रांतीय विधानसभा में, किसमें? प्रांतीय विधानसभा में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमति व्यक्त की थी। अर्थात जो ये आंदोलन या समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट, इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि प्रांतीय विधानसभा में धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिख धर्म, ईसाई, इनको प्रतिनिधित्व देने की सहमति पर सहमति हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 20 अगस्त 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 24 जुलाई 1917 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 25 अगस्त 1917 ईस्वी में। तो जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था यह हुआ था 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि मॉन्टेग्यू घोषणा, कौन सा? मॉन्टेग्यू घोषणा भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में दी थी। कब दी थी? कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में दी थी। किसने दी थी? ये भारत के राज्य सचिव थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, इनका पूरा नाम था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं। इस घोषणा में भारत में स्वशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने, इसकी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और प्रशासन में उनकी भूमिका बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। अर्थात जो भारत के स्वशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और प्रशासन में उनकी भूमिका बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। किसमें? मॉन्टेग्यू घोषणा में। इसे ही अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, कब हुई थी? 1917 से 20 अगस्त 1917 ईस्वी को इसको अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 19 मार्च 1919 ईस्वी को, ऑप्शन सी 22 मार्च 1920 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो जो रॉलेट एक्ट था यह कब हुआ था?
यह हुआ था 19 मार्च 1900 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919 ईस्वी को। चलिए कुछ इसका भी की पॉइंट देख लेते हैं कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। अर्थात काला कानून की बात आए तो रॉलेट एक्ट यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। अर्थात जो ये रॉलेट एक्ट था वह 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उसको कुचलने के उद्देश्य से इसको निर्मित किया गया था, अर्थात इसका निर्माण किया गया था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति, किस कमेटी द्वारा? सेडिशन समिति द्वारा। किसने? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता, अर्थात जो इसके अध्यक्ष थे वह सिडनी रॉलेट थे की अध्यक्षता वाले सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसे ही काला कानून कहा जाता था। यह जो रॉलेट एक्ट था इसे बिना अपील, बिना वकील एवं बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता था। अर्थात इसमें किसी भी पक्ष की सुनवाई नहीं होती थी। जिसके ऊपर भी शंका जाए या संदेह प्रकट हो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? अर्थात जो जलियांवाला बाग या नरसंहार हुआ था वह किस दिन हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 12 फरवरी 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन सी 14 मई 1920 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग नामक खुले स्थान पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी। भारत के पंजाब क्षेत्र, अब पंजाब राज्य में अमृतसर में हुए आतंकवादी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे। मतलब जो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1900 ईस्वी को, यह अमृतसर में आतंकवादी हमले के समान था। अर्थात इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, अर्थात सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अर्थात जो खिलाफत आंदोलन था इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था यह 1919, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ नजर कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत में चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था। कब से कब तक? 1919 से 1922 ईस्वी तक। तो ब्रिटिश भारत में चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था। इस आंदोलन का मकसद था तुर्की की खलीफा के पद की फिर से बहाली के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालना। अर्थात जो तुर्की के खलीफा की समाप्ति कर दी गई थी, उसके बहाली के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसकी पॉइंट को भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यह महत्वपूर्ण की पॉइंट है कि इसके खिलाफ तुर्की के खलीफा के पद की बहाली के लिए, अर्थात जो तुर्की के खलीफा के पद जो निस्तारित कर दिया गया था, अर्थात उसको हटा दिया गया था, उसकी फिर से बहाली के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए ही खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। अर्थात वह कौन सा आंदोलन था जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है? तो वह एक खिलाफत आंदोलन ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? अर्थात जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी वह कब आई थी? ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 4 जून 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 18 मई 1919 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 18 मई 1920 ईस्वी में। तो जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी यह 18 मई 1920 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 18 मई 1920 ईस्वी को। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ इसके नज़र कर लेते हैं कि हंटर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया। अब हंटर आयोग की रिपोर्ट में देख लेते हैं क्या कहा गया था। कि कहा गया था कि भारतीयों के एकत्र होने के पीछे कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी। अर्थात जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी ये किसके खिलाफ आई थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के पक्ष में हंटर कमीशन आया था। तो हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? उसने कहा था कि जो भारतीय जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में जो एकत्रित हुए थे उसके पीछे इनकी कोई नियोजित साजिश नहीं थी। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कहा। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमृतसर में हुए दंगों के कारण ही विद्रोह हुआ था। अर्थात जो अमृतसर में जो दंगा हुआ था उसी के कारण ही विद्रोह हुआ था। हंटर आयोग की रिपोर्ट में मार्शल लॉ घोषित करने का फैसला किया गया था। कौन सा लॉ? मार्शल लॉ घोषित करने का फैसला किया गया था। हंटर आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं को दी जानी चाहिए। अर्थात जो स्थानीय शिक्षा थी उसकी जिम्मेदारी स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं को दी जानी चाहिए थी।
हंटर आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि माध्यमिक विद्यालयों की जिम्मेदारी चरणबद्ध तरीके से निजी उद्योगों को भी सौंपी जाए। ये सब हंटर आयोग की जो सिफारिशें थी, ये सब महत्वपूर्ण सिफारिशें उसमें उल्लिखित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था यह कब हुआ था। ऑप्शन ए अक्टूबर 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी नवंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। या फिर ऑप्शन डी जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। तो जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था वह दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि 26 दिसंबर 1920 को, कब 26 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को और तेज करने की कोशिश की थी। अर्थात जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको और तीव्र गति प्रदान करने के लिए ही 26 दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने या इस कांग्रेस में इसमें इसकी कोशिश की थी। इसने व्यापारियों से किसी भी विदेशी व्यापार संबंधों का बहिष्कार करने का आग्रह किया था। किसने असहयोग आंदोलन ने व्यापारियों से विदेशी व्यापार संबंधों का बहिष्कार करने के लिए आग्रह किया था और सरकारी कर्मचारियों से राष्ट्रहित में मदद करने के लिए भी आग्रह किया था। अहिंसक साधनों के उपयोग के महत्व को भी दोहराया था। अर्थात अहिंसक साधनों के जो उपयोग हुआ था उसके महत्व को दोहराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अर्थात असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी 19 अगस्त 1919 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन डी 24 अगस्त 1920 ईस्वी में। तो जो असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में की गई थी। चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या दिया गया है कि इस आंदोलन की शुरुआत इस आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। किस अधिवेशन? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। इस आंदोलन का मकसद शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज हासिल करना था। क्या हासिल करना था? स्वराज हासिल करना था। इस आंदोलन में लोगों से विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने और भारतीय वस्तुओं को अपनाने की अपील की गई थी। अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और भारतीय वस्तुओं को अपनाने की अपील की गई थी। इस आंदोलन में लोगों से सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने का भी कहा गया था। अर्थात जो असहयोग आंदोलन चला था इसमें कई बातें की गई थी। एक बातें ये भी थी कि सरकारी नौकरियां हैं उस सरकारी नौकरियों पर जो भारतीय लोग विराजमान हैं वह उससे इस्तीफा दे दें। आंदोलन का मकसद समाज में अस्पृश्यता को भी खत्म भी करना था। अर्थात इसका जो मेन मोटिव था वह समाज में जो अस्पृश्यता फैली हुई थी उसको खत्म करना भी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि चौरी चौरा कांड की घटना कब घटी थी। ऑप्शन ए 5 फरवरी 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। या फिर ऑप्शन डी 4 जुलाई 1922 ईस्वी में। तो चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी या 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसके भी की पॉइंट की तरफ देख लेते हैं कि चौरी चौरा कांड कब? चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले, कहाँ? संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा स्थान है, वहाँ पर ही चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। कहाँ? एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें उनके सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की भी मृत्यु हुई थी। मतलब 3 नागरिक मर गए थे और 22 पुलिसकर्मी, जो स्टेशन में आग लगाया गया था उसमें 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे जिनमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। यही इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता था। ये किसके विरुद्ध में हुआ था? ये समझ लीजिए असहयोग आंदोलन के दौरान ही इस घटना घटी थी और इसके बाद ही तुरंत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सीरीज पार्ट का अगला आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसको भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था। अर्थात जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था वह कब हुआ था। ऑप्शन ए 10 जनवरी 1922 ईस्वी को। ऑप्शन बी 5 अगस्त 1923 ईस्वी को। ऑप्शन सी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। या 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी या 1 जनवरी 1923 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। चलिए कुछ की पॉइंट की तरफ नजर कर लेते हैं कि इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास, किसके द्वारा? 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, 2 लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने? देशबंधु चित्तरंजन दास ने तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। जो स्वराज दल था वो भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था।
भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है कि अपना राज्य, स्वराज मतलब अपना राज्य। इस पैक्ट के तहत गांधी को ऑल इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी दी गई थी। अर्थात जो ये स्वराज दल का था, इसके तहत ही गांधी जी को ऑल इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो आपको यह सीरीज़ कैसे लगा कमेंट करके भी बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए होंगे वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।